वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल जो है आप लोगों को बैलेंस डाइट के बारे में बताया था, संतुलित भोजन, कि हमारा जो शरीर है उसमें जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, किस प्रकार से हम उन विभिन्न तत्वों के माध्यम से एनर्जी गिविंग फूड को प्राप्त कर सकें। हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। पूर्व में विटामिन, हार्मोन, एंजाइम एंड कंपोनेंट्स, फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को मैंने बताया। ये सब एक प्रकार से जिस पर एक सिंपल मशीन जिसके पार्ट होते हैं, लीवर, पुली, एक्सल, व्हील एंड, और वो सब मिलकर के एक मशीन का निर्माण करते हैं। पूर्व में मैं कह चुका हूँ कि सारे ही विषय क्रमबद्ध अध्ययन है, लेकिन विज्ञान तो विशेष रूप से तथ्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और वही बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होने पर हम कंपटीशन युग में, जो हमारा प्रतिस्पर्धात्मक युग है, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। और ये पठन पाठन करने वाले बालकों का दोष नहीं है, हमारे सिस्टम का दोष है। बालक तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जनरल होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, डल होते हैं, इडियट होते हैं। विभिन्न प्रकार की उनकी आईक्यू लेवल होता है और सभी प्रकार के विद्यार्थी एक क्लास में उपस्थित रहते हैं, लेकिन टीचर उनको यथा योग्य कैसे पढ़ाए कि जो क्रिएटिव, गॉड गिफ्टेड और जनरल स्टूडेंट है वो अपने अचीवमेंट लेवल को बढ़ा सके। इसलिए कहते हैं क्लास टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग इन ऑल आवर कंट्रास्ट। और जहाँ तक इससे बढ़िया कोई टीचिंग नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, डीपली कंटेंट वाइज जो टीचिंग होती है, यदि उसको आत्मसात कर लेते हैं तो चाहे बैंक पीओ में जो साइंस आती है, चाहे वो कांस्टेबल में आ रही हो, चाहे एसआई में आ रही हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, विभिन्न कंपटीशन में। अब पहले हम क्या करते थे, कुछ निश्चिंत पाठ्य को रट करके उस परीक्षा प्रणाली को पास कर लिया करते थे। आज इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में इतनी कठिन समस्या है कि बालक क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, क्या करे और क्या नहीं करे। इससे अच्छा एक सादे सब सदे। यदि हम सिस्टमेटिक किसी चीज़ को आत्मसात कर लेंगे तो जिस लेवल का भी हमारा माइंड है, जितनी हमारी लर्निंग कैपेसिटी है, उसके आधार पर हम जो एग्ज़ाम देंगे और जिस स्थिरता में हमारा आईक्यू लेवल स्टैंड करेगा, वही हम क्वालिफाई हो जाएंगे। इस बात में आप सभी समझ गए होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है जनरल साइंस में, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम। मानव का जो शरीर है उसको 8 सिस्टम में बांटा है। उन 8 में पहला है कंकाल तंत्र, दूसरा है पेशी तंत्र, तीसरा है तंत्रिका तंत्र, चौथा है पाचक तंत्र, और 5वां है श्वसन तंत्र, छठा है परिसंचरण तंत्र, और 7वां है उत्सर्जन तंत्र, और 8वां है जनन तंत्र। इस प्रकार से मानव के शरीर को इन 8 तंत्र में विभाजित किया है। इससे पूर्व मैं आपको एक प्रस्तावना के रूप में 2 लाइन बोलूंगा, जिसे आप अपने दिमाग में आत्मसात करिए। अभी कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा नींव के मुहूर्त दिए गए हैं। जिस प्रकार एक इमारत का निर्माण ईंट और पत्थर से होता है, यानी मकान की मूलभूत इकाई क्या है? ईंट। वर्तमान समय, पहले तो स्टोन ही था, क्योंकि ईंट रेयर बनाते थे कहीं छोटी छोटी अलमारियाँ वगैरह देने के लिए, वो भी छोटे साइज की ईंट बनती थी। ईंट का जो भी सीमेंट का उत्पादन हुआ, और पकड़ के हिसाब से ईंट को ज़्यादा अपन यूज लेते हैं, तो अपन मैं भी ईंट का यूज करूँ। बाकी जो पत्थर है वो हमारे इमारत का एक नींव है। उसी प्रकार मानव शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर निर्मित है, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं, सेल्स कहते हैं। जितने भी सजीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हों और चाहे जीव जंतु हों, ये सब किससे मिलकर बनाते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनते होते हैं। और हमारे शरीर में वैसे तो अनगिनत है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने शोध और अनुमान लगाया, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे 6 अरब के लगभग कोशिकाएं एक मानव के शरीर में होती है। और ये कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म नामक पदार्थ से बनती। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जीव द्रव्य को हिंदी में। टी.एच. हक्सले ने इसके बारे में बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है कोशिकाएं जिनसे बनी होती है,
वो कोशिकाओं की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारे भोजन के अवयव जो हमने कल पढ़े थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन और जल से मिलकर के ये प्रोटोप्लाज्म में बनता है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक में तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ये भी आप क्लियर कर ले, कोशिका भी आपके कोर्स में, वनस्पति भी और जंतु भी है। तो बालकों, यदि फंडामेंटल आपके क्लियर है तो आप कैसा भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो निश्चित रूप से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो केंद्रक के चारों कोशिका में जो मेन बीचों बीच मिडिल ऑफ द पार्ट जो होता है जंतु कोशिका वो केंद्रक होता है। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक में केंद्रिका न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म जो बाहर होता है उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं होता है। तो कोशिका के मध्य जो स्थित ये केंद्रक होता है, ये रचनात्मक क्रियाओं को अंजाम देता है। जिस प्रकार मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे संसार के समस्त सजीव उपापचय क्रियाएं करते हैं और वही हम पढ़ रहे हैं सिस्टम में। बात को समझ रहे हैं हम? तो एक के साथ सब सदी, मेरा कहने का मतलब। तो मध्य स्थित केंद्रक रचनात्मक क्रियाओं को, साइटोप्लाज्म में विध्वंसात्मक क्रियाओं को, जो हमारी नेगेटिव क्रियाएं वो भी अवश्यंभावी क्रियाएं हैं जो भी होनी है। जब रचना होगी तो विनाश होगा, जब विनाश होगा तो रचना भी होगी। तो साइटोप्लाज्म हमारा विध्वंसात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती। जो कोशिकाएं एक समान कार्य करती है वे उत्तक बनाती है। ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन ए टिश्यू। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एनिमल एंड प्लांट। फिर एनिमल में एपिथेलियल और मतलब जो है कनेक्टिव टिश्यू, इस प्रकार उनका भी अपन पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ जो थीम है उसी में चल रहा हूँ। उत्तक बनाती है और कई उत्तक मिलकर के अंग बनते हैं। अंग से अंग तंत्र की रचना होती है। तो आज हम उन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचक तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, और हमारा जो अगला लास्ट तंत्र है वो है जनन तंत्र। तो इस प्रकार से जब हम विभिन्न प्रकार के इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों, अब आपके दिमाग में यूं ही आता है कंकाल तंत्र। सुनते हैं, 4th क्लास से ही मैं जहाँ तक समझता हूँ कंकाल के बालक को विज्ञान में ज्ञान दे दिया जाता है कि मनुष्य का शरीर जिस ढांचे से बना होता है, जो फ्रेम होता है, जिस प्रकार से एक किसी भी अपना जो पोस्टर होता है उसको फ्रेम में अपन मंडवाते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर है, उसका जो फ्रेम है वो कंकाल तंत्र का, जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम हड्डियों से बना होता है और जो हमारी हड्डियां होती है वो बच्चों में तो 270 होती है और बड़ों में 206 होती है, जुड़ जाती है आपस में। जब बच्चा होता है तो उसकी जो हड्डियां 270 होती है और बड़ों में 206 होती है, लेकिन अपने यहाँ फिक्स हो गई 206। अब आपको इन 206 हड्डियों का मोटे मोटा विभाजन याद होना चाहिए। तो यहाँ क्यों कभी कभी प्रश्न आता है, तो जैसे अपन ने पहला अपने अलग अलग भाग बांटे, सिर, कमर, वक्ष और अग्रपाद और पश्चपाद। तो मोटे रूप से 4 या 5 भागों में अपने कंकाल को बांटा। हमारा जो सिर भाग है, ये ऊपरी भाग आपका सिर भाग है, उस सिर भाग में ये हमारा कपाल, ऊपर खोपड़ी जो है उसको हम स्कल और जो हिंदी वर्जन है कपाल के रूप में कहते हैं। कपाल में 8 हड्डियाँ होती है और जो हमारा चेहरा है, ये फेशियल जिसे बोलते हैं, उसमें 14 हड्डियाँ होती है। और जो हमारे कान है यहाँ पे 6 हड्डियाँ होती है और जो हमारी हाइट है यहाँ पे 1 हड्डी होती है। इस प्रकार से जो हमारा सिर भाग है ऊपर का, गर्दन से ऊपर का, नॉट गर्दन, गर्दन से ऊपर का, ये यहाँ पे कितनी होती है 29 बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। सेकेंड है कमर की हड्डी, जिसको पहले अपना जो वर्टिबल कॉलम है, ये पूरा कशेरुक दंड जिसे कहते हैं वर्टिकल कॉलम, उसमें जो हमारी गर्दन है वहाँ पे 7 हड्डियाँ पाई जाती है। जो हमारा वक्ष है वहाँ 12 हड्डियाँ पाई जाती है और जो हमारी कमर है वहाँ पे 5 हड्डियाँ हैं और जो उसके पास सैक्रम है वहाँ 1 है। और जो पूछ, टेल के रूप में, पहले मानव में पूछ पाई जाती है, लेकिन पूछ का स्थान तो अभी भी है जहाँ हड्डी है। मैन एंड मंकीज आर बॉर्न फ्रॉम दी सेम प्रोटोप्लाज्म। मनुष्य और बंदर के पूर्वज समान जीव द्रव्य से बने हुए थे। बंदर में आज भी पूछ पाई जाती है, तो पुच्छ के रूप में 1। फिर आगे चलते हैं, वक्ष जो भाग, थॉरैक्स जो भाग आता है वहाँ पे स्टर्नम 1, पसलियाँ 12 पेयर यानी 24 होती है। हमारी रिब्स जो है वो 12 पेयर या 24 पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा ऊपरी भाग। फिर हमको अपेंडेजिस स्केलेटन, जो हमारे अग्र और पश्चपाद है, उसके अंदर देखते हैं। तो हमारा जो पहला
जो वक्ष भाग में ए अंश मेखला, उसमें 4 होती है, श्रोणी मेखला में 2 होती है, जिसको कूला बोलते हैं, हिप बोलते हैं। और जो हमारे अग्रपाद है, उस अग्रपाद में हुमरस 2 होती है। रेडियो अल्ना, ये जो हमारी कलाई की से ऊपर भाग होता है अग्रबाहु में, वो रेडियो अल्ना 4 होती है। कलाई के अंदर कार्पल्स बोलते हैं, कार्पस जो 16 होती है। मेटाकार्पल जो हमारी हथेलियां हैं, हस्त, उसमें 10 होती है। और उंगलियों की जो फेलेंजेस बोलते हैं वो 28 होती है। इस प्रकार से ये 60 हड्डियाँ होती है। ऐसे ही पश्चपाद में हमारे जो है, मैं यहाँ जगह नहीं थी लिख नहीं पाया, लेकिन सुन लीजिए, जो हमारी फीमर है, ये फीमर, ये ऊपर थाई बोन जो होती है, सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो हम महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ चुके हैं, वो फीमर और 2 होती है, राइट एंड लेफ्ट। फिर पिंडली, जो हमारी पिंडलियां हैं, वहाँ 4 होती है। टक घुटना, जिसको हम टकना बोलते हैं, या घुटना में जो हमारी है वो 2 हड्डियां होती है। और टकना में 14 और तलवा में 10 और उंगलियों में 28। तो टोटल इस प्रकार से वो भी 60, पश्चपाद की भी 60 हड्डियां होती है। तो मानव का जो कंकाल तंत्र है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कंकाल तंत्र को कैसे 206, यदि आप 29 को, 26 को, और ये 24 1 25 और 60 60 120, यानी कि 120 तो आपने नीचे लिख दिया, फिर आपने 29 लिख दिया, फिर आपने 26 लिख दिया, फिर आपने 25 लिख दिया। तो आप देखिए 9 और 6 15 और 5 20 की सुन हासिल रहेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 की सुन हासिल रहेगा। ये 200 तो मेन अपनी मैक्सिमम हड्डियां हो जाती है, और रिमेनिंग जो हमारा पार्ट होता है उससे मिलकर के 206 हड्डियां। मोटे मोटे विभाजन में अपन ये बता रहे हैं कि 29 हमारे यहाँ की है, 26 हमारे यहाँ की है, और 25 हमारे यहाँ की है, और 60 60 120 हमारी यहाँ की है। तो ये मोटे रूप से, और जो छोटी हड्डियां बची हुई उससे मिलकर के 206 हड्डियों की टोटल आ जाती है। अब दूसरा हमारा जो पेशी तंत्र है, उस पेशी तंत्र में मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड मांसपेशियां, क्योंकि जो हड्डियां होती है उन हड्डियों के ऊपर जो पहले प्राथमिक जो हमारा लेयर है, अभी आप देख रहे हो, ये एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, एंडोडर्मिस, त्वचा के 3 स्तर होते हैं। तो त्वचा डायरेक्ट अपन, मतलब डायरेक्ट जो है इसमें, तो पहले हमारी कंकाल तंत्र पेशियों से जुड़ा रहता है। जो मसल्स होती है हमारी बॉडी में, वो उस कंकाल को थामे रखती है, यानी बाउंडिंग रखती है। तो जो हमारा पेशी तंत्र होता है, तो कहीं राउंड फिगर में 600 700 800 900 लिखा तो आप 600 को राइट करेंगे, लेकिन यदि अप्रोप्रिएट है, कहीं 680 है, 780 है, 980 है, 580 है, तो आप 680 को राइट करेंगे। और कहीं 600 680 दोनों ही नहीं है, और यदि 635 बिल्कुल एक्यूरेट जो लिखा है, तो आप 635 मसल्स पे राइट करेंगे। और राउंड फिगर में है तो मैंने आपको बताया 600 700 800 900। तो पेशियां 2 प्रकार की, ऐच्छिक वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब जो इच्छा अनुसार कार्य करती है, और अनैच्छिक का मतलब जो इच्छा अनुसार नहीं। जो हमारी हृदय पेशियां हैं वो मतलब जो है अनैच्छिक में आती है। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि कार्डियक मसल्स कैसी है, अनैच्छिक है। फिर आता है तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। जो हमारा मस्तिष्क है, जिसको मैंने बताया कि आपको 1300 1400 के करीब उसका भार होता है, विचारों, इच्छाओं और याददाश्त पर नियंत्रण रखता है। मेरुरज्जु जो होता है, स्पाइनल कोड बोलते हैं। प्रतिवर्ती रेफ्लेक्स एक्शन, जो आप 8th क्लास में पढ़ के आएंगे, पिन से सुई चुभोते हैं और सुई चुभोने के ऊपर अपनी कैसी क्रिया होती है, तो वो मेरुरज्जु उसके लिए जिम्मेदार होता है कि हम एकदम हाथ को खींच लेते हैं क्योंकि हमें दर्द महसूस। अब गर्म चीज़ को छूता है बालक, दोबारा उसके हाथ में उसको स्थायी ज्ञान हो गया, जो साइकोलॉजी की बात है। तो यहाँ पे कि उसको मेरुरज्जु उसका प्रभावित कर रहा प्रतिवर्ती क्रिया कि अंगीठी गर्म होती है, मतलब खीरा जो है वो उसमें जल रहा है, वो अपने हाथ को दोबारा लगाएगा। तो ये तंत्रिका तंत्र की बात आती है। फिर जो मेन आपका कंकाल हो गया, पेशी हो गया, तंत्रिका हो गया। अरे भाई, इन तीनों को पोषण कहाँ से मिलता है? इन तीनों चीज़ों को जीवित रहने के लिए, एक्टिवेट रहने के लिए जो हमारा सबसे डोमिनेंट तंत्र है वो है पाचन तंत्र। और पाचन से पाचक बना, कहते हैं ना आपका पाचक कैसा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं तो हम उष्मा और ऊर्जा का आदान प्रदान जो है इस प्रकार से, सबसे पहले मनुष्य के शरीर में जो एक्सटर्नल ऑर्गन में मुंह होता है,
मुंह जो हमारा, उसके द्वारा हम भोजन प्राप्त कर, सारे संसार के समस्त जो सजीव हैं, जीव हैं, जंतु हैं, वो मुंह के द्वारा भोजन करते हैं, माइक्रो से लेके मैक्रो तक। तो हम मानव की बात कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, तो मुंह में हमारे दांत पाए जाते हैं। हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, बाबा रामदेव रोज बताते हैं कि भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, लंबा जीना है। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि यांत्रिक पाचन होता है मुंह में, और हमारे 32 दांत पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, इंसाइजर, कैनायर, प्रीमोलर एंड मोलार। इंसाइजर काट, जिसको हम पकड़ते हैं भोजन को, कैनाइन काटने वाले, नाम ही कैनाइन है, जो हमारे खूंटे बोलते हैं हम। फिर प्रीमोलार जो अग्र चौर्णक होते हैं, और जो मोलार होती है वो पश्च चौर्णक होती है। इस प्रकार से 32 दांत मनुष्य के मुंह में पाए जाते हैं, और ये दांत भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं। जिस प्रकार मशीन करती है ग्राइंडिंग, बॉयलिंग मिल के अंदर, ग्राइंडिंग यूनिट के अंदर किसी भी चीज़ को आप पीस रहे हैं, उसी प्रकार से हम भोजन को चबा चबा के उसका पाचन कर रहे हैं दांतों के द्वारा। ये पचा हुआ भोजन मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है, वो 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर ऑफ सलाइवा ग्लैंड, जिसे आम भाषा में लाला ग्रंथि बोलते हैं। आदमी में भी लाला भाई होते हैं, ये लाला है। चित्तौड़ की तरफ जाओगे तो बोले लाला रहते हैं इधर, तो यहाँ लाला इनका कॉमन नाम है, लेकिन वास्तव में लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि का वाला सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है 3 जोड़ी में होती है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आपको जो एंजाइम्स पढ़ाए हैं उसका भी आप यहाँ सार रखें, उससे इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि एंजाइम्स अपनी जगह है लेकिन उनका रिलेशन तो यही है कुछ, और बारीकी से आप उसको अलग से याद करें। तो 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड जो पाई जाती है, वहाँ से भोजन इस लार से मिलकर के, लार में टाइलिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है, वो भोजन को यहाँ काफ़ी आंशिक पाचन कर देता है, और भोजन टाइलिन के माध्यम से खिसकता हुआ ईसोफेगस, जिसे ग्रास नाल बोलते हैं, भोजन नलिका बोलते हैं, वहाँ जाता है ग्रास नाल, ईसोफेगस। लंबी होती है इस प्रकार से, यो ईसोफेगस। ईसोफेगस से भोजन आमाशय में पहुंचता है, इसे हम थैला कहते हैं। थैलेनुमा रचना होती है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, पाइलोरिक, कार्डियक और फंडिक। 3 कोष्ठ बने होते हैं, चैम्बर होते हैं, म्यूकस सेल्स होती है, और वहां एचसीएल पाया जाता है जो भोजन के पचने में हमें मदद करता है। अब आमाशय में भोजन कुछ समय तक सड़ता है, एक प्रकार से फर्मेंटेशन हो जाता है उसका, और यदि आमाशय को हम खोल के देख ले तो हम रोटी खाना ही बंद कर दे, बोलेगा यार ऐसा सड़ता है क्या? तो आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है, भोजन पचा, थोड़ा सा पचा हुआ भोजन डोडेनम में जाता है, जो यू आकार की होती है। डोडेनम कैसे होती है? यू आकार की, हम हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। और छोटी आंत का ऊपरी भाग होता है, और साइड में अग्नाशय होता है, पत्ती के रचना का ऐसा। तो यू आकार की तो ग्रहणी होती है, जो उससे लगी रहती, किससे? ईसोफेगस। ये हो गया ये आपका आमाशय, ये आमाशय, ग्रास नाल, आमाशय, और आमाशय से ये यू आकार की ग्रहणी। और ग्रहणी जो है फिर छोटी आंत की तरफ, तो यहां ऊपरी भाग जो है वो क्या है? ये एक प्रकार का ऊपरी जो भाग है वो डोडेनम है। अब अग्नाशय, तो यहां पे स्टार्च को ग्लूकोज में, और ग्लूकोज प्रोटीन में, और प्रोटीन पेप्टोन में, और अग्नाशय से जो अग्नाशय रस आता है छोटी आंत में, करीब 20 फीट लंबी होती है ये, और 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट तो भोजन वहाँ रहता ही है, लेकिन घंटों तक पड़ा रहता है। जब कभी हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है जी मैंने 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, जो भी। और इस समय यकृत से बाइल जूस आता है, लीवर जो हमारा वही साइड में लगा रहता है, और ये अग्नाशय रस मिल गया, बाइल जूस मिल गया, छोटी आंत डोडेनम से जो रस आ रहा है वो मिल गया। इन सब के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जो भोजन तत्वों का रक्त द्वारा अवशोषण किया जाता है, और पुनः अवशोषण के पश्चात रेक्टम के द्वारा, मलाशय के द्वारा मल को बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये पाचन तंत्र है। अब जब पाचन होगा तो श्वसन अब संभावी प्रक्रिया है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो श्वसन तंत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे फेफड़े। 2 फेफड़े पाए जाते हैं, दायां और बायां। दाएं और बाएं फेफड़े में
जो सिस्टम होता है, हम अलग से श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे, हम मोटी मोटी जानकारी है कि दाएं और बाएं फेफड़े में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है और 1 मिनट में 16 से 18, वैसे तो 16 ही है लेकिन आजकल सॉल्यूशन कारण थोड़ी चेंज है तो मैक्सिमम हमने रेंज लिख दी 16 से 18 प्रति मिनट हमारा रेस्पिरेटरी श्वसन दर होती है। अब श्वसन होता है तो परिसंचरण होगा, क्योंकि श्वसन क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है ऑक्सीजन का। तो परिसंचरण में पाचन तंत्र से रक्त, श्वसन तंत्र रक्त को शुद्ध करता है और ऊष्मावे ऊर्जा का एलिब्रेशन करता है और ऊष्मा ऊर्जा हृदय पंपिंग स्टेशन उसको वापिस इस चक्र को चलाती है। सर्कुलेशन सिस्टम जो अपन अलग से उसको पढ़ेंगे। फिर हमारा उसके बाद आता है उत्सर्जन तंत्र। जब हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र में हमारे 3 ऑर्गन काम करते हैं। एक तो हमारे किडनी, गुर्दे जो हैं राइट और लेफ्ट दोनों, मतलब फेफड़े हैं वो भी 2 हैं, और हमारा जो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। अब तीनों द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ये उत्सर्जन तंत्र का काम होता है। अब आता है जनन तंत्र। जनन तंत्र में नर पाए जाते हैं, टेस्टिस, और मादा में अंडाशय और गर्भाशय होता है। वह वर्षण होता है जो शुक्राणु का निर्माण करता है, अंडाशय अंडों का निर्माण करता है और गर्भाशय गर्भ धारण करके प्लेसेंटा के माध्यम से रखता है। तो ये मानव के विभिन्न जो अंग हैं उनको आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम जो है इस तंत्र को पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप इस प्रकार से इस तंत्र को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मतलब जो है छोटी छोटी बातें क्लियर होती चली जाएगी। और विभिन्न रूप से जो हमारे एंजाइम्स हैं वो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। उन एंजाइम को आप ध्यान रखें कि जो हमारा एंजाइम लार ग्रंथि के द्वारा था वो स्टार्च को माल्टेज में बदलता है और जो हमारा माल्टोज है वो ग्लूकोज में बदलता है। जब हमारी जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि में जो हमारे एंजाइम्स हैं वो पेप्टाइड्स बन जाते हैं, वो रेनिन में बदलता है, आगे रेनिन कैसिन में बदलता है, कैसिन कैसिनोजन में बदलता है। तो इस प्रकार से एंजाइम्स की जो टेबल है पूर्व में अपने वीडियो में आपको बता चुका हूं और उसको आप आत्मसात करके इसको जोड़ें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो कैसे कार्य करता है। तो मानव के ब्लड के बारे में भी थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। ह्यूमन ब्लड, बहुत सी बार रक्त है ऑप्शन में आ रहा है, लिक्विड, सेमी लिक्विड, टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो विद्यार्थियों, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। जिसे संयोजी उत्तक बोलते हैं हिंदी में, संयोजी उत्तक। तो पूरा आपको ये होना चाहिए, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त द्रव संयोजी उत्तक है। बोलने में हम बोलते हैं ब्लड सेल, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, बिंबाणु।
लेकिन ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक उत्तक है, यानी कि ब्लड में अपने आप ही एक जाल पाया जाता है। इसलिए आपने अभी देखा कि प्लाज्मा थेरेपी, कोविड-19 के अंदर प्लाज्मा जो हमारे रक्त का 55% पार्ट होता है, जो जाल टूटने लग जाता है, जिस जाल को ये वायरस खत्म कर देता है, उस जाल को एक्टिवेट रखने के लिए, पुनः जल्दी से जल्दी निर्मित होने के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। तो ये ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हमारा ब्लड है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, जिसको हम कार्पोसस भी कहते हैं, वो एक ही बात है। रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा होता है वो पेल येलो इन कलर होता है, पेल येलो इन कलर होता है। टोटल रक्त का कितना होता है? 55%। जैसे आपका 100 ml ब्लड सैंपल है तो 100 ml का 55% प्लाज्मा है और 45% तीनों है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से मिलके बना होता है। जो कंपाउंड्स होते हैं, मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पेल येलो लिक्विड होता है प्लाज्मा, 55% होता है। अब यदि हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी कैसी होती है? डिस्क शेप होती है, तस्तरी के आकार की। कैसी होती है? तस्तरी के आकार की होती है। यदि हम बात करते हैं तो ये O2 ट्रांसपोर्टेशन करती है। O2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? आरबीसी है। इनका रंग चमकीला लाल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग चमकीला। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंपाउंड्स पाए जाते हैं इसमें, आयरन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। आरबीसी में आयरन होता है और ये हीमोग्लोबिन का ही एक रूप होता है। अब आता है कि इनका लाइफ साइकिल 120 डेज, 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद आप कहते हैं ब्लड डोनेट कर सकते हैं 350 ml। वो यही कारण है कि हमारे ये डिस्क शेप होती है और इनका जो सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है। कैसा होता है? कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब अवतल। कणिकाओं का जो आकार होता है वो ऐसा होता है ये, और जो बाकी होती कॉन्वेक्स होती। तो यहाँ कॉनकेव है कि डिस्क शेप्ड है, कॉनकेव सरफेस है, आयरन कंपाउंड है ना। लाइफ पीरियड 120 डेज है और इनकी जो संख्या होती है वो 45 से 55 लाख पर 100 ml। जो यूनिट आपका ब्लड सैंपल है सीसी में है, ml में है, क्यूबिक में है, लेकिन रेंज उसकी कुल मिला के ये आएगी। वो क्यूबिक में तो 4.5 to 5.5 लिख देते हैं, उसी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 to 50 लाख अपन तो ये जान, ये अपने को आसानी से याद रहता है। पर 110 ml जो भी आपका सैंपल है, ब्लड सैंपल अपन जो डायबिटीज़ में इन सब में देते ही हैं, चेक करते हैं, तो वहाँ पे आपको यानी कि आरबीसी जब काउंटिंग होती है ना, ब्लड का जो कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें आरबीसी की संख्या, तो ये आरबीसी की प्रॉपर्टीज होगी। डब्ल्यूबीसी, जब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में एक तो ये गार्ड सेल है। कैसे सेल है? गार्ड सेल। ये हमारे सुरक्षा प्रेरी है, सैनिक कणिकाएं गार्ड सेल्स हैं, गार्ड का काम करते हैं। दूसरा इनका है दे हैव नो शेप, अनियमित आकार होता है, दे हैव नो शेप। उसके बाद आता है 1 वीक, इनका जो लाइफ पीरियड होता है 1 वीक, 1 सप्ताह मैक्सिमम, बाकी 2 to 5 डेज, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद ऑटोमेटिक रेस्ट हो जाती है। और इनकी जो संख्या होती है पर सैंपल वो 6 to 10,000 पर
10 ml 100 जो भी रेंज हो जाएगी, लेकिन उस सैंपल में इनकी संख्या जो काउंटिंग आती है मिनिमम 6000 होनी, इससे कम है तो हमारे WBC कंट्रोल नहीं है, हमारे गार्ड हमारी सुरक्षा प्रहरी कमज़ोर है, और 10,000 से ज़्यादा, और इसका मतलब आपकी सुरक्षा इतनी हो रही है कि अब आप मरने की ओर हैं, क्योंकि जो भी कैंसर के रोगी होते हैं उनकी जो ब्लड सेल्स बढ़ जाया करती है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख तो हो जाते हैं। तो WBC ज़्यादा होना भी हानिकारक है, ज़्यादा सिपाही होते हैं शहर के अंदर तो सिस्टम में लाभ चुंगी मांगते रहते हैं, तो इसलिए 6 से 10,000 से ज़्यादा सिपाही नहीं होने चाहिए हमारे मानव शरीर के अंदर। सिपाही 6,000 से कम है तो हमें उनको बढ़ाना चाहिए, और 10,000 से ज़्यादा है तो हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हमारी WBC की रेंज है। फिर आज का तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जो एक नेटवर्क का ही काम करते हैं, जो प्लाज्मा का योगदान एक प्रकार, ये इनकी संख्या 2 से 4 लाख होनी चाहिए, 2 से 4 लाख पर सैंपल जो है इस रेंज में आपका। तो इस प्रकार से हमारा ब्लड का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर जर्नल में हमें और कभी बताएंगे, अभी आपको थोड़ा सा जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, जो ब्लड एक तो यूनिवर्सल डोनर होता है वो O है, यूनिवर्सल डोनर O है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट A भी होता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट जिसे हम सर्वग्राही कहते हैं, इसको सर्वदाता कहते हैं। तो दाता तो O ग्रुप है और ग्राही जो है A भी है। अब ब्लड ग्रुप में जैसे आपके ब्लड ग्रुप 4 है, A B A B और O, तो एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। यदि आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपका एंटीजन तो A होगा और एंटीबॉडी B होगी। ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B होगा और एंटीबॉडी A होगी। ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन AB होगा और एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी। और ब्लड ग्रुप O है तो एंटीजन उसमें नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी AB होती है। अब रक्त वर्ग की एक श्रेणी होती है, जैसे आपके माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है और संतान उससे कैसी संभव होगी। यदि दोनों का ब्लड ग्रुप A है तो संतान जो एक ग्रुप की भी हो सकती है और O ग्रुप की हो सकती है। माता पिता का ब्लड ग्रुप एक का A है और एक का B है, तो जो संभव संतान है A भी हो सकती है, B भी हो सकती है, AB भी हो सकती है और O भी हो सकती है, यानी चारों ब्लड ग्रुप की हो सकती है। यदि A और B है तो A और AB है माता पिता का ब्लड ग्रुप, तो A, B और AB तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। A और O है तो A और O की संतान हो सकती है, मतलब या तो A होगा या O होगा। यदि B है तो B भी हो सकती है और O हो सकता है। B और AB है तो A, B और AB होगा, और यदि B और O है तो संतान भी या तो B की होगी या O की होगी। AB है तो A, B और AB हमारे 3 ग्रुप बन जाएंगे, या तो एक ही होगी या B का होगा संतान या AB का होगा। यदि माता पिता का AB और O है तो A और B हो सकता है, O है तो संतान O ही होगी। यदि दोनों का ब्लड ग्रुप O है तो संतान का ग्रुप भी O होगा। इस प्रकार से हमें ब्लड ग्रुप के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, द्रव संयोजी उत्तक है। प्लाज्मा 55% टोटल सैंपल का जो हमारा रक्त होता है, और 45 में तीनों कणिकाएं होती है, RBC, WBC और थ्रोम्बोसाइट। ये ऑर्गेनिक पेल येलो लिक्विड होता है। इनके कैरेक्टर्स आपको बता दिए कि इनमें जो है मतलब जो है RBC जो है एक तो डिस्क शेप आप जान तस्तरी के आकार की होती है, ये अपनी रका भी होती है नहीं होती है, जिसको अपन बोलते हैं तस्तरी बोलते हैं, यूँ भी आप, है ना, तो वो की बात होगी। यूँ तस्तरी के आकार की होती है। इनकी जो सरफेस होती है वो कॉनकेव होती है, यानी अवतल जिसे हम बोलते हैं। O2 का परिवहन करती है और चमकीली लाल होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन आयरन कंपाउंड पाए जाते हैं। 120 डेज होती है, 40 to 55 लाख होती है। और WBC मैंने आपको बताया था कि 1 वीक होता है इनका लाइफ पीरियड, और मिनिमम 2 5 डेज भी हो सकता है। 6 से 10,000 की संख्या होती है। दे हैव नो सैप, गार्ड सेल होती है। प्लेटलेट्स में 2 to 4 लेग्स, है ना। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये जो आज का वीडियो है बड़ा फ्रूटफुल रहेगा विभिन्न कंपटीशन के लिए। कांस्टेबल में तो बारीकी से जो साइंस आती है उसमें यही कोर्स में, लेकिन बैंक PO में भी जो विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान से जुड़े मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य तो आपसे जाने जाते हैं। IAS RS में भी मतलब कंटेंट मेरा जो एक ही उद्देश्य है कि जीवन पर्यंत जो मैंने इतनी शिक्षा हासिल की है उस शिक्षा का सार से जो वास्तव में हमें कहीं असफलताओं का सामना करना पड़ा, और असफल शिक्षक ही सफल शिक्षक होता है, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि किस प्रकार की गलतियों के कारण बैरियर आता है और उससे पूर्ण शिक्षा। एक जो व्यक्ति IAS होता हो सकता नहीं होता कि वो सफल शिक्षक होता है, क्योंकि टीचर का मतलब जो पंक्चुअल हो, जो रेगुलर हो, जो सिंसियर हो। और ये सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी उसके टीचर्स के गुण को प्रभावित, इफेक्टिव टीचिंग बनाती है। तो वास्तव में मैं रेगुलर साइंस का स्टूडेंट था, BSc इन बायोलॉजी, MA इन जोग्राफी, MA इन हिस्ट्री, MA इन एजुकेशन, MA इन पब्लिक एड और MA इन एजुकेशन, B.Ed, M.Ed, MPhil इन एजुकेशन, PG, DHE एंड 29 ईयर एक्सपीरियंस कंटिन्यू नर्सरी टू नर्सिंग। तो इट मीन्स
उसमें जितने भी हमें पठन पाठन में जो कंटेंट से और ऐड होता गया मैटर, क्योंकि टीचर लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और लर्निंग एक जन्म से मृत्यु तक का प्रोसेस है, कि जन्म से बर्थ तो लेकर डेथ तक जो आप कुछ इनको सीखते रहते हैं, नई चीज़ आती है, तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए। और वास्तव में यदि आप इस प्रकार से अपने कंटेंट को बढ़ाते रहेंगे तो आप कोई भी कंपटीशन हो अपने IQ लेवल के आधार पर उस पर एडजस्टमेंट होते नजर आएंगे। धन्यवाद।